वो ही लेंगे। साथियों, हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके बाद मैं आपके समक्ष विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की नीति हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोज़गारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में। पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, और अगर उसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते। एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोज़गारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का। और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्य, संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको।
काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए, तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहाँ तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। फ्रेंड्स, we have a 170 page judgment which is still subject to translation, and I would like to be a little cautious before I start going into details, which I am sure we'll have shortly. It's in Gujarati. We believe that this is full of errors and legally unsustainable conclusions. But make no mistake, generally, all your attempts to create a chilling effect, a throttling effect, a strangulating effect on open, fearless speech relating to public interest will not stop either Rahul Gandhi or the Congress party. This particular speech was made in the context of price rise and unemployment, as the speech transcript shows. It was made in Kollar more than 3-4 years ago. And there are some disturbing aspects of this judgment which of course shall be subject to challenge proximately and immediately, but which I want to share with you very briefly. Firstly, the heart of the law of defamation, criminal defamation, is that persons who are complainants should be those who must be able to demonstrate how they personally, A, B or C,
is defamed? How is he or she prejudiced? Now the admitted position is that no one which is the subject matter of the statement which is found to be offending has filed a criminal complaint. The first condition precedent of the law of defamation appears to have been patently not fulfilled and yet led to a conviction. Secondly, it is equally well established that malice is an essential ingredient of such offences. The very context of this speech shows that there could not have been any malicious intent. A leader of the political party of India with a pan-India footprint was speaking about unemployment, price rise, in the course of which there is a sentence which has been found to be offending, less than a sentence. The focus of the speech was not these three persons. The intent of the speech was not these three persons. The thrust of the substance of the core of his speech was not these three persons. In less than half a sentence on a speech about public interest, political issues in the country, major economic issues like unemployment and price rise, social issues, there cannot be any possible malicious intent, which is again another vital condition precedent to make out the criminal defamation. And that is patently missing. Thirdly, friends, it appears, and I think we are right more or less, but again we will check up and revert to you, that after this complaint was filed and the magistrate who was at that time one Mr. X took up the matter, a large chunk of the time of the last 2-3 years was taken up by the complainant himself in going to a higher court and getting a stay of the entire proceedings, which is rather unusual for a complainant who should be interested in expedition. The same complainant, after a long period of time where he himself stayed his own complaint, suddenly withdrew the complaint, apparently after the magistrate in respect of whom, before whom the matter had initially come, had ceased to hold office and a different magistrate had taken office. It is that second person, Y, who appears to have passed this order of conviction. Fourthly, as we all know, this was an event in the course of a political speech completely dealing with various public interest issues in the state of Karnataka at Kollar. Without meaning to be technical, there is an established provision which has been expounded and elaborated by several Supreme Court judgments called Section 202, precisely created to prevent, without jurisdiction, mischievous prosecution complaints in areas where no cause of action has arisen. Clearly, a Kollar speech has no connection with Surat, although specious pleas can always be made that today in the internet world or a global village, the same statement goes everywhere. That certainly does not mean that 202 can be nullified by filing complaints in Kashmir and Sikkim for a speech in Kollar. Now the object of 202 is that the magistrate, before issuing process, namely before initiating process, must first examine whether reasonably it can be said that his jurisdiction has been rightly invoked. And he can simply reject the complaint saying, please go. He's not rejecting the complaint on merits. He can simply say, please go to the appropriate place, because I do not prima facie have any jurisdiction. The point of 202 was specifically taken. It does not appear to have been dealt with or dealt with satisfactorily, and that would be another major issue in the appeal, which is immediately going to be filed. Another issue, as fifth issue or facet, is that very short arguments appear to have been heard on the issue of sentence, and somewhat near the maximum sentence appears to have been imposed after very short arguments. As you know, sentencing is a different, separate, distinct procedure which requires proper hearing and arguments apart from and irrespective of conviction. As I said, this government is clearly relying, if it is in Parliament, one set of techniques to throttle voices. If it is outside Parliament,
a second set of tactics which in recent times has had an effect inside Parliament. So you say something outside Parliament and we won't allow Parliament to run. The third strategy is to file false, frivolous and vexatious cases to throttle voices. No doubt there is a conviction, but this is an infirm, it's an erroneous and an unsustainable judgment. It will be challenged and we are hopeful that it will be stayed and ultimately quashed. Thank you. हाँ जी, आपके सवाल। हाँ जी। सर, क्योंकि अब 2 साल क्या कन्विक्शन हुआ है तो चर्चा इस बात को होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा राइट विंगर जो है जगह जगह पेंडिंग कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम खान के मामले में जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई हुई सदस्यता को लेकर, क्या वैसा होगा? हालांकि 2017 के ही एक एफिडेविट में सरकार ने कहा था कि लॉ मेकर्स को समय दिया जाना चाहिए कि वो अपने कन्विक्शन को चेंज। मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहाँ राहुल गांधी का नाम आएगा यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। द्वारा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आज अगर कन्विक्शन हुआ तो तुरंत 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिना दिए वो निलंबित होने की प्रक्रिया या डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया सही नहीं होगी, समय मिलना चाहिए। लेकिन हम आश्वस्त हैं और आप भी आश्वस्त रहें कि राहुल गांधी का नाम दिखते ही भय कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन हम उन पर न निर्भर हैं न आश्रित हैं। इस कानून में जो किया जाए, इस निर्णय के विषय में जो चुनौती दी जाएगी वो ली जाएगी और हमें विश्वास है कि इसको स्टे किया जाएगा निकट भविष्य में। Do you think, or rather I'm asking you, that is the speaker or the chair of Lok Sabha, of which Mr. Gandhi is a member, is he empowered to sort of short circuit this timeline? No, let me correct you. 30 days of suspension of sentence does not have anything to do with the disqualification issue in law. The disqualification issue is dependent on stay of conviction, not of sentence. They are two different things. So that is a different proceeding. But yes, any reasonable system, any reasonable, fair, non-oppressive, non-biased system would give sufficient time to a person to take some legal steps to stay the conviction. But equally, having said that, I doubt very much if this government will act in any of those 4 adjectives: non-biased, fair, transparent or balanced. एक मिनट माइक में शिकायतें आती हैं कि सिर्फ जो जवाब है वो सुनाई देता है, सवाल सुनाई नहीं दे रहे, इसीलिए हम आप सभी को माइक दे रहे हैं। सर, आपने जिक्र किया अपने पॉइंट में कि जज पहले दूसरे थे, बाद में हाई कोर्ट में स्टे हुआ था, दूसरे जज आया और सजा का ऐलान किया। कोई नहीं आवाज आ रही। खड़के साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, उस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चाहती है कि न्यायपालिका को जेल में रख ले और वो सम्मान नहीं कर रही है न्यायपालिका। ये आपका आखिरी वाक्य सुन के तो मुझे लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आपका आखिरी वाक्य आप वापस दोहराइए। पूरा देश जानता है कौन ये कर रहा है जो आपने वाक्य में बोला है अभी। और हमने तो एक तथ्य दिया है। आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, आप खुद अपनी कंप्लेंट को जाके रुकवा देते हैं और अचानक उस रुकवाने वाली प्रक्रिया को विड्रॉ करके वापस कंप्लेंट को शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है? ये तो तथ्य हुए ना। और जहाँ तक आपके वाक्य का सवाल है, ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं जो आप कह रहे हैं वो ये सत्तारूढ़ सरकार करती है। 13 clearly states that all convicted MLAs, MPs in a criminal case will be disqualified from holding their office from the day of conviction itself, even if the conviction is from a trial court. So does he stand disqualified right now? Let me not get into that law, but let me assure you that as far as the government is concerned, Rahul Gandhi has sought to be de facto excluded from parliament already for last several days and weeks. What is the point of him going to parliament and speaking when he's not allowed to speak before a prior apology? And what is the point of supposedly talking of parliament when the government of the day itself is disrupting?
So de facto there is no difference between him not speaking in Parliament and not formally entering Parliament. However, these are legal issues. The judgment has come today. Obviously, some time has to be given to a person to challenge it, and we are confident that it will be stayed. The conviction will be stayed. हाँ, रवि। सर मेरा सवाल ये है कि फैसला कोर्ट का है और फिर आप कोर्ट में ही चुनौती देने जा रहे हैं इस मामले को, लेकिन कोर्ट पर जब आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर चुनौती क्यों देने जाएंगे आप? हमने कोर्ट में भरोसा की बात ही नहीं की। न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। एक इंडिविजुअल स्पष्ट निर्णय में हम गलत मान सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास का सवाल नहीं उठता कि एक निर्णय जो है वो गलत है और साथ साथ न्यायपालिका में अपने ही न्यायपालिका वाले ढांचे में वो सब विधि विधान हैं जिसके द्वारा एक गलत निर्णय को सही किया जा सकता है। इनबिल्ट करेक्टिव सिस्टम एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम, एंड सर्टेनली वी आर एंटाइटल्ड टू इन्वोक आवर appellate rights, and certainly we are entitled to say, look, this judgment is wrong and this judgment will be corrected. Do you know that the same High Court, in almost 75% High Courts, has a procedure whereby the same judges who sit at lunch together, which the Chief Justice also spoke at a recent conclave, which we know for decades. So he sits as a learned single judge and his colleague judges sit as a division bench and reverse him. This happens all the time. हाँ, सिद्धार्थ। सर आप इसका नहीं, आप YouTube के लिए आप सुनाई दे रहे हैं। सर ये अभिषेक सर ने तो बताया कि आपके पास रेमेडी लीगल क्या है, पॉलिटिकल रेमेडी कांग्रेस किस तरीके से लेगी, क्योंकि इस जजमेंट के आने के बाद में, इस सज़ा के होने के बाद में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अभी एक साथी ने सवाल पूछा, वो भी पीयूष गोयल जो सदन के नेता है वो ये कहते हैं कि लगातार जब जब राहुल गांधी बोलते हैं इसी तरीके से डिफेम करते हैं, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पूरा मोर्चा बीजेपी ने खोला हुआ है, हालांकि कुछ आपके एलायंस नए आपके साथ आके खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इसको पॉलिटिकली कैसे लड़ेगी और अब जनता के बीच में जाके आप लोग कैसे इस बात को जो है स्पष्ट करेंगे? देखिए, पीयूष गोयल जी और बीजेपी चाहते हैं कि ये इन प्रकारेण ये सदन नहीं चले। कोई भी कारण मिले तो एक प्री कंडीशन पहले डाल दीजिए, जिसके बाद आप राहुल गांधी का जो अधिकार क्षेत्र है पार्लियामेंट में बोलने का, उसको अलाउ करेंगे। ये कभी आपने सुना है ऐसी बात? ये वाहियात बात नहीं है कि जब तक आप एक्स नहीं करेंगे तब तक हम आपको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे। तो ये सब अपने आप ही में ये राजनीतिक जवाब है। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे, राजनीतिक जवाब है आपके समक्ष, और साथ साथ अपने कानूनी रेमेडीज़ लेंगे। मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है कि अब वो एक और अपॉलॉजी चाहते हैं और उस अपॉलॉजी के पहले आप संसद में बोल नहीं सकते, तो आप अपॉलॉजी मांगते रहिए। Does the speaker have any discretionary power in this, in disqualifying the MP? The answer in law is no if ultimately there is no stay of conviction. Yes, Aditi, Ramana. Abhishek ji, there's a parallel case on the same issue in the Patna, one of the Patna courts, where the complainant is BJP MP Mr. Sushil Modi. He has made a statement to that effect. I just want to understand from you, will that be a parallel judgment, or both the cases can be combined, or will Mr. Gandhi, just in case there is another order against him, have to stand trial separately there for the same issue? No. We are talking of a judgment which has come today. Any other case has no relevance till a judgment comes. I have no idea of what stage the proceedings are. Today a judgment in a specific case has come. It is nothing extraordinary. Let me tell you, there is in fact a much more serious case allegedly arising from Lakshadweep, where I have had occasion to appear in the Supreme Court. There has been a stay. The stay by the High Court of Kerala was given in a far, far more serious case, in an alleged murder charge. So convictions and stays are not an unusual thing, but we need some time for it. That's about it.
Here you have a disqualification allegedly arising out of a murder charge. In that case which I am talking about. Yes, sir. One second, please. कौन? डॉक्टर सिंघवी, आपने बोला कि यू एक्सपेक्ट कि रीजनेबल टाइम दिया जाएगा यहाँ पर। नो, आई डोंट एक्सपेक्ट, जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट। लोकसभा स्पीकर की तरफ से आई डोंट एक्सपेक्ट। चलिए ठीक है, फिर तो मेरा क्वेश्चन और लाजमी है। अगर बिना वक्त दिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसका रिकॉर्ड? इसका तो कोई तरीका नहीं है ना। आज निर्णय आया है, उसकी कानूनी प्रक्रिया होनी पड़ती है। निर्णय उठा के पढ़ भी नहीं पाए हैं, ये देख भी नहीं पाया हूँ मैं। उसके बाद एक याचिका बनेगी, अनुवाद होगा, फिर वो फाइल होगा। कोई तरीका नहीं ना इसका। अब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि राहुल गांधी जी को हर दिन निमंत्रित किया जा रहा है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो अगर इतना विलंब हुआ है जहाँ वो बोल नहीं पाए हैं तो 2 दिन और सही, प्रक्रिया तो पूरी होनी पड़ेगी। आपने ये निर्णय कर लिया है कि पार्लियामेंट का सत्र नहीं चलेगा। आपने हर प्रकार के बहाने बनाए इस विषय में, 2 दिन और नहीं चले। सर, जो पूरा मामला है, इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं, राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं। तो इस मामले में अगर कोर्ट में इसी बात पे कहा जाए कि माफ़ी मांगने के बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है, तो कांग्रेस पार्टी क्या ये सोचती है कि माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा? पहली बात तो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को हम जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझते। कोर्ट हमसे बार्गेन नहीं करती है, ना हम कोर्ट से बार्गेन करते हैं। कानूनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है उसमें कोई ऐसी बार्गेनिंग संभव नहीं है। दूसरा, ये तो आपके इशू का नैरो आंसर हुआ। दूसरा, राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं कि जहाँ उनको नहीं ऐसी कोई माफ़ी मांगनी है, जहाँ संदर्भ अलग है, जहाँ उनको लड़ना है, जहाँ उनके कानून के अधिकार क्षेत्र हैं, जहाँ चुनौती दे सकते हैं, वहाँ वो करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है। सर, इस पूरे मामले पर जो केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज़्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? जयराम सर, आप अगर राजनाथ सिंह की बात मान ली जाए तो मैं अभी आपको एक फहरिस्त देता हूँ जहाँ की शब्दों की चोट राहुल गांधी के शब्दों से 100 गुना ज़्यादा है राजनाथ सिंह के हर कॉलीग द्वारा, जो उन्होंने अनदेखी की है, अनसुनी की है, जो उनको सुनाई भी नहीं देती, दिखती भी नहीं। आप भी उस फहरिस्त को जानते हैं, लिस्ट को जानते हैं। तो ये जो एक तरफा कमेंट है वो गलत है। राहुल गांधी अपने सभी कानूनी अधिकार का उपयोग करेंगे। और राजनाथ सिंह जी को चिंता करनी चाहिए कि उनके खिलाफ एक नोटिस दिया गया है स्पीकर को कि उन्होंने अपने भाषण में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो रूल का उल्लंघन हुआ है और बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए हैं। उस पर नोटिस गया है स्पीकर को कल रात को। प्रिविलेज बनता है, रूल का उल्लंघन हुआ है तो उस पर उनको चिंता करनी चाहिए। जयराम जी, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आज का कोर्ट का जजमेंट आया, इसके पहले राहुल गांधी के घर में दिल्ली पुलिस गई थी। आपने उसी आधार पर अमित शाह से सीबीआई को पूछताछ के लिए खत लिखा है, तो क्या चाहते हैं आप कि क्या करे सीबीआई? अभिषेक सिंघवी जी ने पहले ही कहा है कि ये एक और मिसाल है धमकी की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति। ये एक और मिसाल है। दिल्ली पुलिस का घर में जाना, ये शर्त रखना कि पार्लियामेंट नहीं चलेगा जब तक राहुल जी माफ़ी मांगेंगे, तो ये सब एक रणनीति के आधार पर ये चल रहे हैं। और आज देखिए क्या किया है, 6 बजे को बुलेटिन कर दिया लोकसभा में, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो मंशा साफ हो गई। ये कल ही उन्होंने तय कर लिया था कि आज 6 बजे को लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स साइन वो बिल्कुल गिलिटन हो जाएगा, यानी कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और वॉइस वोट लिया जाएगा। वो कल ही तय हो गया था। तो पहले दिन से जब से सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से ये मांग आई कि अडानी घोटाले में जेपीसी होना ज़रूरी है, उस दिन से ये मांग उन्होंने की, नहीं राहुल जी को माफ़ी मांगनी है। और कल से वो ये बात फैला रहे हैं कि कोई सौदा हो सकता है कि आप जेपीसी की मांग वापस लो, हम माफ़ी की मांग वापस लेंगे। मैंने कल ही कहा था
इसमें कोई सच्चाई नहीं है, औपचारिक तौर से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है और हम सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हैं। और कल रात को ये तय हो गया कि आज 6 बजे को गिलेटिन होगा लोकसभा में, तो साफ हो गया ना कि वो बहस नहीं चाहते हैं, लोकसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, राज्यसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, और जल्द से जल्द इसको साइनेडाई अर्जन किया जाए, क्योंकि ये जेपीसी का मामला अभी सभी पार्टियों उठा। आज देखिए टीएमसी की ओर से भी, अब तक टीएमसी थोड़ा अलग रास्ते पर चल रही थी, आज देखिए औपचारिक तौर से टीएमसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अडानी का अरेस्ट होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ये सब ड्रामा खेला जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू।